अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी जर्नल की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको जर्नल एंट्रीज़ के रूल्स समझाए थे और बेसिक्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी पता चल जाए। पहला क्वेश्चन हमने लिया है जो कि फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग से है, 2018 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पहली ट्रांजैक्शन है अप्रैल 1 पर मिस्टर फरहान अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और इन्होंने कैश और बिल्डिंग बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम रूल्स के हिसाब से करते हैं। जब हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है तो हमारे पास एसेट्स आए और जब बिजनेस में एसेट्स आते हैं, एसेट्स में इजाफा होता है तो हम उनको डेबिट पर रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, अप्रैल 1 पे इन्वेस्टमेंट हुई है, कैश की अमाउंट मिली है 5 लाख और बिल्डिंग इन्वेस्ट की गई है जिसकी वैल्यू है 8 लाख। तो ये हमारे पास कैश डेबिट हो गया, शॉप बिल्डिंग डेबिट हो गई, दोनों एसेट्स हैं, इन्वेस्ट किए गए हैं बिजनेस में, इसलिए ये डेबिट पर आ गए और कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। फरहान कैपिटल क्रेडिट और क्रेडिट पे इन दोनों की अमाउंट प्लस हो जाएगी क्योंकि ये दोनों चीज़ें बिजनेस में इन्वेस्ट की गई हैं, तो इनको प्लस करके कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। दो तीन अहम बातें जो आपने यहाँ ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि डेबिट की चीज़ें हमेशा पहले लिखते हैं और क्रेडिट की बाद में। दूसरी बात ये है कि जब क्रेडिट शुरू करते हैं तो थोड़ा सा गैप दे देते हैं। डेबिट की ये दोनों चीज़ें लिखी हमने, थोड़ा सा गैप दे के फिर क्रेडिट का एलिमेंट लिखा है। तीसरी बात ये है कि हम नरेशन लिखते हैं टू रिकॉर्ड करके, ये हमारा तरीक़ाकार होता है। टू रिकॉर्ड एडवांस लेवल में टू रिकॉर्ड नहीं लिखते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वगैरह के अंदर हम टू रिकॉर्ड से ही शुरू करते हैं। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर फरहान, बस इस तरह से आप ये लिख देंगे। बस इतना सा आपने लिखना है। अब ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आपने हमेशा टू रिकॉर्ड से स्टार्ट करना है और जो आपकी ट्रांजैक्शन दी हुई है उसमें से बहुत शॉर्ट सा करके आपने यहाँ पर लिख देना है। मेन मुद्दा आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके अंदर आपने जो है वो कोई अमाउंट्स वगैरह मेंशन नहीं करनी है, ना ही इसके अंदर कोई लंबे चौड़े जुमले लिखने हैं। ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पर आपने टू रिकॉर्ड के आगे लिख देना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं विदाउट स्केचिंग काम कर रहा हूँ, आपने इसके स्केचिंग कर लेनी है, ये सारे आपके कॉलम्स वगैरह बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रैल 5 पर हमने मर्चेंडाइज ख़रीद ली है और उसके लिए हमने कैश पे किया है 10,000 और बाकी 50,000 हमने उधार लगवा दिए हैं। तो अब एंट्री क्या बनेगी? मैं पहले आपको समझा चुका हूं कि मर्चेंडाइज जब भी ख़रीदते हैं तो वहां पर हम परचेजेस लिखते हैं और कैश पर ख़रीदा है हमने तो कैश हमारे पास से चला गया, पेमेंट कर दी हमने, पैसा चला गया हमारे पास से, इसलिए क्रेडिट हो गया और साथ साथ हमारे ऊपर उधार भी चढ़ गया। कैश हमने 1 लाख पे किया है और उधार हमारे पास 50,000 है, तो इनको मिलाकर टोटल मर्चेंडाइज की वैल्यू 1,50,000 हो गई। नरेशन में आप बिल्कुल उसी तरह से टू रिकॉर्ड लिखकर आगे मेंशन कर देंगे परचेज्ड मर्चेंडाइज। अप्रैल 8 पे लिखा हुआ है कि हमने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है विद कैश ऑफ रुपीज़ 1,25,000। तो बैंक में हमने अकाउंट खुलवा दिया, बैंक में पैसे हमारे चले गए, तो बैंक हमारा एसेट है, बैंक डेबिट हो गया और हमारे पास से कैश बैंक मुंतकिल हो गया, हमारे पास से कैश चला गया तो कैश क्रेडिट हो गया। तो बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट और इसकी वैल्यू है 1,25,000। अब हम चौथी ट्रांजैक्शन पे आते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हमने सप्लायर को 48,500 पे करके उसके अकाउंट को सेटल करवा दिया है, जो अकाउंट की वैल्यू दी हुई है 50,000। अच्छा, इस सेटलमेंट का मकसद ये होता है कि 50,000 जो है वो टोटल वैल्यू हमें पे करनी थी, लेकिन हमने 48,000 पे करके अपने अकाउंट को क्लोज करवा दिया है, अब हमें मज़ीद कोई पैसे नहीं देने हैं। तो अगर इस तरह की कोई एंट्री होती है तो उसमें जितनी अमाउंट कम है, लाइक यहाँ पर 50,000 की जगह हम 48,500 पे कर रहे हैं, यानी 1,500 हम कम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो फिर उसको हम परचेज डिस्काउंट कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम पैसे रिसीव कर रहे हैं और उसमें हम सेटलमेंट की कम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो उसको फिर हम सेल्स डिस्काउंट कहते हैं। तो अब इसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से होगी ये आप देख लें। चेक हमने इशू किया है सप्लायर को। सप्लायर वो शख्स होता है जिसको
जिससे हमने सामान ख़रीदा होता है, मर्चेंडाइज ख़रीदी होती है और उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब उसका उधार हमारे ऊपर बाकी था, तो हम अकाउंट पेएबल डेबिट कर देंगे और इसके अंदर हम टोटल अमाउंट लिखेंगे यानी कि 50,000। फिर हम देखते हैं कि हमने कितनी पेमेंट की, हमने 48,500 पे कर दी, तो हम यहाँ पर 48,500 लिख देंगे। तो हमने क्रेडिट पर लिख दिया 48,500। 1,500 का डिफरेंस है जिसको हम परचेज डिस्काउंट कहेंगे और ये परचेज डिस्काउंट क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। अप्रैल 25 हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है और इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रोप्राइटर ने कैश और मर्चेंडाइज निकलवाई है पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ को हम ड्राइंग कहते हैं, पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ड्राइंग डेबिट होती है और ये पर्सनल यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, इसके अंदर ये कहा गया है कि ओनर ने कैश निकलवाया है, तो कैश क्रेडिट, पैसे चले गए बिजनेस में से, कितने पैसे गए, 15,000। इसी तरह से मर्चेंडाइज भी निकलवाई है, तो मर्चेंडाइज जब हमने परचेज की थी उसके लिए हमने परचेजेस रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पर भी हम परचेजेस लिख देंगे और इसकी वैल्यू है 4,800। कैश की वैल्यू 15,000 हो गई, परचेजेस की वैल्यू 4,800, इनको हम प्लस करेंगे तो 19,800 ड्राइंग की वैल्यू लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको ताकि आपको ये टॉपिक सही से समझ में आ जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैंने हेडिंग डाली थी इन द बुक ऑफ, आगे मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया था, तो यहाँ पर बिजनेस का या ओनर का नाम मेंशन कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर फरहान ट्रेडर्स लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे इन द बुक ऑफ फरहान ट्रेडर्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग से ही है, 2019 का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर EZ ट्रेडर्स लिखा हुआ है, तो हमने सबसे पहले इन द बुक ऑफ EZ ट्रेडर्स लिख दिया। अब हम इसकी ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं और एंट्रीज बनाते हैं। सबसे पहले मार्च 8 पे लिखा हुआ है कि हमने स्टार लिमिटेड को मर्चेंडाइज सोल्ड की है 10,000 की उधार पर, क्रेडिट पर। तो मार्च 8 उधार पर बेचते हैं तो हम लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो पैसे हमें मिलेंगे, तो हमारे लिए रिसीवेबल हैं, ये एसेट है इसलिए डेबिट पर आ गए। जिस तरह से मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो परचेजेस लिखते हैं, इसी तरह से मर्चेंडाइज या गुड्स जब बेचते हैं तो हम सेल्स लिखते हैं, जो कि रेवेन्यू है इसलिए क्रेडिट साइड पर आती है। इसकी वैल्यू है 10,000। नेक्स्ट हमारे पास है मार्च 12 पर हमने ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा है टॉयस कंपनी से 5,000 इन कैश। फर्नीचर ख़रीदा है तो फर्नीचर डेबिट, जो भी एसेट हम ख़रीदते हैं उसको उसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं, फर्नीचर डेबिट। और कैश पर ख़रीदा है, पैसे हमारे पास से चले गए तो कैश क्रेडिट। अमाउंट इसकी हमने लिख दी 5,000। उसके बाद मार्च 13 पे लिखा हुआ है कि हमने स्टार कंपनी से पैसे रिसीव कर लिए 9,800 और उनके अकाउंट को सेटल कर दिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सेटलमेंट का मतलब समझाया है, लेकिन यहाँ पर सेटलमेंट के आगे कोई अमाउंट नहीं है, जस्ट लिखा हुआ है हमने 9,800 स्टार लिमिटेड से रिसीव किए और फाइनल सेटलमेंट कर दी। तो इसका मतलब हमें फिर स्टार लिमिटेड की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी ये ऊपर की ट्रांजेक्शन में जाकर पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप मार्च 8 पर ट्रांजैक्शन देखें जिसमें ये था, ये हमने स्टार लिमिटेड को बेचा था, 10,000 इसकी अमाउंट थी, तो इसका मतलब हमने पूरे 10,000 ख़त्म कर दिए हैं। अगर सेटलमेंट के आगे कोई वैल्यू नहीं होती है तो ऊपर जो भी वैल्यू उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड गिवन होती है उसको हम पिक करते हैं। तो स्टार लिमिटेड से रिलेटेड ऊपर हमारे पास एक ही ट्रांजैक्शन है जिसमें 10,000 अमाउंट है, तो इसका मतलब हमने पूरे 10,000 का अकाउंट सेटल्ड कर दिया है। तो अब हमारे पास हो जाएगा कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। टोटल वैल्यू थी 10,000 जो कि हम अकाउंट रिसीवेबल में पुट करेंगे, जबकि पैसे मिले हमें 9,800, तो 200 रुपये का जो है यहाँ पर वो सेल्स डिस्काउंट हो जाएगा। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था वहाँ परचेज डिस्काउंट हुआ था तो वो क्रेडिट साइड पर हमने लिखा था, यहाँ सेल्स डिस्काउंट है तो डेबिट साइड पर लिखेंगे। अच्छा, एक अहम बात यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि हमने चेक रिसीव किया है। चेक में हम बैंक लिखते हैं लेकिन हमने यहाँ कैश क्यों लिखा है? क्योंकि आगे डिपॉजिट का जिक्र नहीं है, साथ में ये नहीं बताया हुआ है कि हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, इसी वजह से हमने इसको कैश ही रिकॉर्ड किया है। और अगली ट्रांजैक्शन मार्च 15 में बताया हुआ है कि यह पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो अब वहाँ पर हम नई एंट्री बनाएंगे और बैंक को डेबिट करेंगे। अब मार्च 15 पर बैंक हो गया डेबिट, कैश हो गया क्रेडिट
और वही अमाउंट जो मार्च 13 की थी कैश की 9,800 वो यहाँ पुट कर देंगे। अगली ट्रांजैक्शन है हमारे पास मार्च 16 की, विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए तो उसके लिए ड्राइंग लिखते हैं। ड्राइंग डेबिट पर आती है क्योंकि ये कैपिटल में कमी को शो करती है। और हमने बैंक से पैसे निकलवाए हैं तो अब बैंक क्रेडिट। इसकी अमाउंट पुट कर देते हैं जो कि है 7,500। मार्च 20 की ट्रांजैक्शन है कि हमने मर्चेंडाइज परचेज की है उधार पर मून ब्रदर्स से। तो परचेज इज डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। इसकी वैल्यू है 7,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास मार्च 22 और इस पे लिखा हुआ है मर्चेंडाइज रिटर्न बाय मून ब्रदर्स। अच्छा, ये मेरे पास जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। इस ट्रांजैक्शन में मर्चेंडाइज रिटर्न टू मून ब्रदर्स होना चाहिए, बाय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मून ब्रदर्स से हमने सामान खरीदा था उन्हें वापस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये जुमले की गलती है, लेकिन खैर मून ब्रदर्स से जो हमने सामान खरीदा था 7,500 का, उसमें से अब 1,800 का हमने रिटर्न करवा दिया है। कुछ डिफेक्टिव हो सकता है या वो गुड्स जो हमने ऑर्डर नहीं किया था वो हमें डिलीवर कर दिया गया है, तो ऐसी सूरत में हम रिटर्न करते हैं। तो जब रिटर्न करते हैं तो जो परचेज वाली एंट्री बनी है उसको रिवर्स कर देते हैं। यानी जब हम परचेज किया था हमने इससे पहले वाली एंट्री में तो हमने बनाया था परचेज डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट, तो अब हम कर देंगे अकाउंट पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। इसका मतलब ये हो गया कि अब 1,800 रुपये हमें वापस नहीं करने हैं क्योंकि 1,800 का सामान हमने वापस कर दिया। मार्च 29 पे दोबारा से सेटलमेंट की एंट्री बनेगी। मून ब्रदर्स को आपने चेक इशू कर दिया है और उनके अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो मून ब्रदर्स को पेमेंट कर दी है, इसलिए अकाउंट पेएबल डेबिट, क्योंकि हमारा उधार था जो कि क्रेडिट हुआ था उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो वो डेबिट हो गया। और बैंक से हमारी पेमेंट हो गई है तो बैंक क्रेडिट। इन्होंने यहाँ पर अमाउंट नहीं बताई है, तो अब अमाउंट के लिए ध्यान रखें। मैं ये रफ वर्क आपको बता रहा हूँ कि आपने 7,500 का सामान खरीदा था जिसमें से 1,800 की मर्चेंडाइज आपने वापस करवा दी थी। तो अब आपको टोटल पेमेंट करनी है 5,700 की। 7,500 में से 1,800 हमने लेस कर दिए। तो ये हमने दो क्वेश्चंस आज जर्नल के सॉल्व कर लिए हैं। इससे पहले हमने बेसिक ली थी, उसके अंदर मैंने आपको तमाम रूल्स डिटेल में समझा दिए थे। अब ये दो क्वेश्चंस भी आपको मैंने करवा दिए हैं, तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मेरी मेहनत भी रायगा ना जाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन फ्री क्लासेस से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।